हारिस, नहीं प्रोफेसर हारिस, मुझे ये बताइए, जब उनसे मुसलमानों के घुसपैठिए वाले बयान पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया तो अंसार रजा ये कह रहे हैं कि मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं ये करूंगा मैं संन्यास ले लूंगा। ये बयान उनको याद है। आपको कोई और बयान याद है उनका अभी उस वक्त का? अभी उस वक्त का, उस इंटरव्यू का? नहीं, मुझे नहीं याद। नहीं याद है। ओके, आपको याद है? मुझे ये याद है कि हम नेगेटिव बातें नहीं याद रखते। रुकिए, मैं बहुत जरूरी चीज पर आ रही हूँ। हाँ, फाइन। 8 मार्च को 2500 रुपए मिल जाएंगे दिल्ली की महिला को, मुझे ये याद है। आपको ये याद है? आपको सिलेंडर मिलेगा प्रधानमंत्री दिवाली में। नरेंद्र मोदी का और कोई बयान याद नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि वो बयान जरा दर्शकों को सुनाया जाए। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। जहां तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया आप लोगों को याद नहीं है। आपको सारे वो बयान याद रहते हैं जो आपके एजेंडा को सूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था। मैं अब याद आ रहा है, ठीक है? आपको ये याद रहता है, आपको अंसार रजा साहब ये याद रहता है, ये प्रोफेसर हारिस को ये याद रहता है कि उन्होंने जालीदार टोपी नहीं पहनी थी। आपको ये याद नहीं रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम ताजिए के नीचे से नहीं निकलते थे तो मुहर्रम का जुलूस हमें लगता था कि हमारा वो अधूरा रह गया है वक्त, हमें निकलना ही जरूरी था। वो ये कहते हैं कि ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, माँ खाना नहीं बनाती थी, पड़ोसी मुसलमान आकर सेवैयां देता था, तब जाकर हम खाना खाते थे। लेकिन आपको ये चीजें याद नहीं रहती है। आपको बेसिकली जब तक प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, आरएसएस को नेगेटिव रोल में आप नहीं दिखाएंगे, आपका एजेंडा नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मैं तो सच्ची बात एक और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी सुनिए हारिस भाई, याद ही नहीं था आपको? हारिस भाई सुनो एक मिनट यार, हारिस भाई याद ही नहीं था? हारिस भाई सुनिए ना एक मिनट, सुन तो लीजिए बात। हारिस भाई अरे सुन तो लीजिए मेरी, सुनिए आप एक बात, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं मोदी जी। सुनिए, हज के नाम पर पीटीओ के सारे सऊदी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिए, प्राइवेट पीटीओ के 80% कोटा कैंसिल कर दिया। मोदी जी 22 तारीख को सऊदी जा रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो पूरा 55,000 कोटा वापस लेके आएंगे। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हजारों लोगों का घर जो जलने जा रहा था, लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, वो बचेगा। देख लीजिएगा बच्चे। अब मैं आती हूं उस बिंदु की तरफ कि असल मुद्दा क्या है, खासकर जब इस सरकार की तरफ से कोई भी मुसलमानों के किसी भी मसाइल पर कोई बात रखने की कोशिश होती है तो कहा जाता है इनकी नीयत में खोट है, हमें नीयत से एलर्जी है। इसी पर मैं क्लोजिंग कमेंट, चलिए शर्मुन कासम। रूबिका जी, देखिए, जो 11 साल का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, मैं अगर उसे साफ शब्दों में कहूँ तो वो ये है कि जो 60 साल में इन मुस्लिम तथाकथित तंजीमों ने, विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो मुसलमानों के मीडिएटिंगशिप की थी और भाजपा और आरएसएस से उन्हें खौफजदा करके जो वोट बैंक बनाया था, उसी वोट बैंक को आज जब संशोधन हो रहा है, एक्ट बन गया है, उन गरीबों को उसका लाभ होने वाला है, तो उन्हीं गरीबों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए फहीम भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुसलमान को सरकार से मदद नहीं चाहिए, समझ लो आप, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। सिर्फ एक चीज चाहिए मुसलमान को एक चीज चाहिए, हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो। समझ लो आप बात को, हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो। और ये जो हमारे नेता है ना, असदुद्दीन अवैसी से लेकर पर्सनल बोर्ड से लेकर, ये सारे लोग मुसलमान को सड़कों पर लाकर वही कराना चाह रहे हैं।
कांग्रेस ने 60 साल जनसंघ से बीजेपी से डराया। यही काम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलमा हिंद कर रही है शुरू दिन से। ओके। मुसलमानों को डरा रही प्रोफेसर है। हारिस। ये डर निकाल दो अपने दिल से। बीजेपी को सरकार- आ जाओ करीब में 5 साल आजमा के देख लो, आप क्या इजाजत दिक्कत दें है? तो 5 मैं- साल आजमा कर आजमा के ये देख क्या लो। दिक्कत है, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रोफेसर? बिल्कुल। नहीं तो मैं भी आपके साथ कांग्रेस में चला जाऊंगा। सच्चाई सामने आएगी। मैं भी आपके साथ कांग्रेस में चला जाऊंगा। ऐसा वापस। है 5 साल आजमा लो। कि मौजूदा गवर्नमेंट केंद्र सरकार के मुताबिक 38 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हमारी पहली चाहत यह है कि ये मुसलमानों के हवाले कर दी जाए ताकि उसका प्रबंध अरे कर जो सके। कब्जे आपने ये किए बात हैं पर्सनल प्रोफेसर आगे हारिस, बोलने देना, बोलने दे। और और पर्सनल लॉ बोर्ड से कहो और जमीयत उलमा हिंद से कहो। मोहम्मद फैज। देखिए, इस्लाम बहकने और बहकाने का नाम नहीं, महकने और महकाने का नाम है। उफ। और हर चीज में शक करना, शको शुबा करना, अपने कायद प्रधानमंत्री पे शको शुबा करना, ये बहुत बुरी बात है। इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता। मुसलमानों के हक में कब आएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करेगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मुसलमानों के हक में क्या चाहिए? वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल की एक भी योजना मुसलमानों के लिए खत्म नहीं की गई है। सब भ्रम फैलाते हैं ये लोग। स्किल बता रहा हूं, आप अपनी बात बोल चुके। स्किल इंडिया के अंतर्गत तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन भाई आ चुके हैं। इनको मुसलमानों के लिए अलग से चाहिए। ओबीसी के तहत मुसलमानों को छात्रवृत्ति मिलती है 80% लोगों को। एसटी के तहत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को छात्रवृत्ति मिलती है। शेड्यूल ट्राइब में तमाम मुसलमानों को मिलती है। जेआरएफ में जो मुस्लिम योग्य है उसको छात्रवृत्ति मिलती है। जो अलग से धर्म के आधार पर चाहते हैं ना, मुसलमानों को दो, ईसाई को दो, नहीं। कौशल भारत, कुशल भारत के तहत सबको छात्रवृत्ति और ऋण मिल रहा है। ये सच्चाई है। और हुनर हाट आज भी लग रहा है। अभी भी जाइए, आप किस चीज के कारीगर है बताइए? कपड़ों के, इत्र के। हुनर हाट में हम आपको दुकान दिलाते हैं। तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए। जो अलग अलग धर्म के लिए चल रहा था ना, एक्सक्लूसिविटी जो चाहिए, वो क्यों मिलेगी भाई? जब सबका साथ, सबका विकास, सबका समानता विश्वास चाहिए, तो है, फिर उसमें तो कौशल भारत, exclusivity कुशल क्यों? भारत के तहत सबको दिया जा रहा है। ओके, इस बिल से जो पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है मौलाना अंसार रजा, उससे आपको दिक्कत क्या है? अगर आप मानते हैं कि जो चल रहा था, जैसा चल रहा था ठीक है, तो मुसलमानों की हालत इतनी बुरी आज की तारीख में क्यों है? आप चाहते क्या है? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, जो कुछ बचा है वो भी मेरे झोले में डाल। जो भी कानून आप लेकर के आए हैं, आप 4-5 चीजें जो मेन हैं, जिस तरह से कि पुरानी ज़मीनों पर जो लोगों ने वक्फ कब्जा करके लीज पे चले आ रहे हैं, उस पर कुछ सुधार कर दीजिए। जो सज़ा का प्रावधान पहले 2 साल तक अनलेवल वारंट था, उसको बहाल कर दीजिए। और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, चाहे जितने कब्जा कर रखा हो, उससे खाली करा करके आप एक आप सिस्टम बनाइए। आपके कब्जों का क्या करें? हमने क्या कहा?